हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और केमिस्ट्री मेंटर। हम पिछली क्लास में इक्विलिब्रियम का पहला पोर्शन फिजिकल इक्विलिब्रियम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने जाना फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कब जनरेट होता है, इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को कहा जाता है, और उसमें हमने जाना चार टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस और सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो बच्चों आज की क्लास में हम इक्विलिब्रियम के बड़े पोर्शन मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हम उसमें कितना कवर कर पाते हैं। शुरू करें, चलो। तो आज की क्लास को ध्यान से सुनना और इसको अगले चैप्टर से भी कनेक्ट करने वाले टॉपिक्स होने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनना है और पूरा मन लगा के फुल फोकस के साथ सुनिए, ठीक है। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब माइंड में आता है कि आखिर सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम तो आपको अच्छे से पता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जब कोई प्रोसेस होते होते स्टॉप कर जाए, है ना, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में इंटरकन्वर्टिबल होना शुरू कर दे, रिएक्शन रिवर्स होना शुरू कर दे। यही चीज यहां पे अप्लाई होने वाली है। तो हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज इक्विलिब्रियम which deals with chemical reactions which are interconvertible और रिवर्सिबल इन नेचर। अब ये बात थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि रिएक्शन का रिवर्स होना क्या होता है। इन रिएक्शंस को हम जनरली आर इंटरकन्वर्टिबल पी, या हम ऐसे भी दिखाते हैं ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी। एक आध एग्जांपल देखना है तो PCl5 कन्वर्ट्स इनटू PCl3 प्लस Cl2, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो ये था स्टार्टअप इनिशिएशन, जिसमें हमने आपको बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब सवाल उठता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम आने के लिए एक केमिकल इक्विलिब्रियम में 4 या 5 मेजर कंडीशंस हैं। चलो एक एक करके समझते हैं और उसको लर्न करना है आपको, ठीक है। तो हम बोलेंगे कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, कंटेनर मस्ट बी क्लोज। कंटेनर जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज। दूसरा, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज like temperature, pressure, volume, concentration, etc. must be constant। इक्विलिब्रियम आने पर सारी कंडीशंस में क्या हो जानी चाहिए, कांस्टेंट। फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन मस्ट बी सेम। फोर्थ, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी ला सकता है, लेकिन कैटलिस्ट का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। और यह भी है, रिएक्शन इज जनरली स्लो एंड नेवर 100% कंप्लीट। रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मैं बसों में पेन बेचता हूं, मेरे मालिक ने बोला कि ये 10 पेन अगर आज तुम बेच के नहीं आए तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने क्या किया, उसमें से 10 में से 6 पेन तो मेरे सेल हो गए।
अब 4 पेन मेरे बच जाते हैं और मुझे पता है अगर आज मैं इसको नहीं करके गया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक पेन की अंदर से रिफिल निकाल दी, एक पेन को तोड़ दिया, एक पेन की इंक को लीक करा दिया, एक पेन में कैप हटा दी, और जब उन्होंने बोला कि क्या हुआ तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तो 10 के 10 पेन बेचे थे, 4 पेन जो हैं आपके खराब होने की वजह से वापस आ गए। तो मैंने क्या बोला है रियल में कि मैंने दे दिए थे और रिटर्न आ गए। वैसे यहां पे रिएक्शन में होता है कि ये मान लिया जाता है कि पहले रिएक्टेंट पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट रिवर्ट बैक हो गया। तो इस तरह की कंडीशन इसे लिखा जाता है रिएक्शन इज नेवर 100% कंप्लीट। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ग्राफ के बेसिस पर आपको बताना चाहूंगा कि इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखें आप। सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन उठाते हैं, जनरल रिएक्शन, जिसमें हमने आर रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कराया, पी प्रोडक्ट में। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ में हम ऐसे लेके गए, एक साइड हमने क्या लिखा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरी साइड हमने क्या लिखा, टाइम। अब टाइम के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है और ये किसकी है, प्रोडक्ट की। तो अब आप नोटिस कर सकते हो कि आफ्टर सम टाइम ये जो लाइन है वो यहां से लेके यहां तक क्या हो चुकी है, पैरेलल। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे कि ये कौन सी स्टेज है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसी को अब हम क्या बोलेंगे कि ये किस में आ चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेज में। अब हम इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी में वही करना है। हर रिएक्शन का अपना ग्राफ होगा। ग्राफ जनरल तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन हर एक रिएक्शन का ग्राफ कैसे होता है, डेटाबेस लेके ग्राफ पेपर पे उन पॉइंट्स को जोड़ा जाता है और उससे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो वो ग्राफ जो है वो लर्निंग प्रोसेस है, तो आपको ये याद ही करना है, बट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ग्राफ को इक्विलिब्रियम कब शो करना है उसमें, है ना। तो अब अगला है N2 प्लस 3H2 और किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, 2NH3 में। अब हमने यहां पे ग्राफ प्लॉट किया, ये रहा, यहां क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन, और यहां क्या लिखा हमने, टाइम। अब देखिए टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां क्या है, सॉरी ये हम इसके लिए नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, ये थोड़ा और अच्छा बनाता हूं, ये लीजिए, ये मान लीजिए ये N2 है, क्या है ये N2 डिक्रीज कर रहा है। फिर ग्राफ बनाया, ये मान लीजिए क्या है, H2 है, और फिर ग्राफ बनाया तो ये देख लीजिए ये क्या है, NH3। तो अगर मैं इससे पूछूं, आपसे इसमें पूछूं कि भाई ग्राफ कहां से कहां तक आया, तो यहां से ये कंडीशन किसको हाईलाइट कर रही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इक्विलिब्रियम स्टेज को। तो दो ग्राफ आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं साइड हो रहा हूं और फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन की जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, थर्ड एग्जाम्पल। तो एक बार ही देख लेते हैं, हमने 1 2 लिया था, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस I2 डबल एरो क्या बना रहा है, 2HI। अब हमने यहां ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ में यहां हमने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन, बीच में क्या है, टाइम, इधर भी और इधर भी, और इधर फिर से क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने इसमें ग्राफ प्लॉट किया, डिक्रीज कराया, और ये ग्राफ ऐसे हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमने ग्राफ को इंक्रीज कराया, ग्राफ ऐसे हो गया। तो आप नोटिस करिए कि ये क्या था, H2 और I2, बीच में भी क्या है, H2 I2,
और यहां भी क्या है H2 और I2। ऐसे ये HI है, ये HI है और ये क्या है HI। तो अगर मैं यहां पे कंडीशन हाईलाइट करूं तो यहां से लेके यहां तक ये कौन सी स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेज। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा एग्जांपल है, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, व्हाइट वॉश के लिए ये आपके इस तरह से एस और इस तरह के ये प्लास्टिक पेंट्स नहीं आते थे। पहले क्या होता था, चूने को रात भर भिगोया जाता था। तो जैसे CaCO3 को वाटर में भिगो के रखते थे, डुब 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 आवाज आती, तो एक बंदा बाद में ड्रम के साथ में सोता था। और क्या होता था कि रात में एकदम जब आवाज बंद हो जाती थी तो उठ के दोबारा उस डंडे को हिलाता था, उससे फिर दोबारा डुब 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 आवाज आती थी, मतलब डिसोल्यूशन शुरू हो जाता था। तो चूना एक टाइम के बाद पानी में घुलना बंद कर देता था, फिर उसको दोबारा से उन्हें क्या करना पड़ता था, डंडे से हिलाना पड़ता था। वैसे यहां पर है कि H2I2 डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज, एक टाइम एकदम प्रोसेस कांस्टेंट हो गया, अब फिर दोबारा से उसमें कुछ चेंज किया गया और वो डिक्रीज होने लगा। तो ये टू साइडेड ग्राफ है जिसमें एक टाइम के लिए इक्विलिब्रियम आता है और इसके बाद प्रोसेस दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे आया ग्राफिकल बेसिस पर। तो हमें हाईलाइट जो करना है, हमें इक्विलिब्रियम स्टेज को हाईलाइट करना है और ये बात समझ के रखनी है कि ग्राफ जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है जो हमें याद ही करना होगा। ठीक है बेटा? तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। और सबसे पहले हमें जानना जरूरी है जो बात, वो है कि आखिर रेट क्या होता है। डिफाइन रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो जवाब सुनिए बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट डिक्रीज और प्रोडक्ट क्या करता है, इंक्रीज। ठीक है ना? अब मान लीजिए, मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने आलू खरीदना है, आलू कहता है जी 50 रुपए के 2 किलो। तो आपसे पूछेगा रेट क्या है, तो आप बोलोगे 50 डिवाइडेड बाय 2, तो भैया जी 25 रुपीज पर केजी दे रहे हो आलू अब, है ना? तो आपने किया क्या, ये क्या था, मनी, और ये डिवाइडेड बाय क्या था, मास। मनी की यूनिट क्या थी, रुपीज, और मास की क्या थी, केजी। तो इस तरह से आपने ये यूनिट निकाल ली और ये फॉर्मूला निकाल लिया। ऐसे ही अब हम यहां पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें R रिएक्टेंट है और P क्या है, प्रोडक्ट। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली मोल पर लीटर रिएक्टेंट है और ये क्या है, 0। अब C में से मान लो कितना माइनस हो गया, X, और यहां क्या पहुंचा, X, और इसमें जो चेंज लगा वो लगा T सेकेंड्स का। ठीक है? तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि शुरू में कॉन्सेंट्रेशन C है और बाद में वो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है T सेकेंड में। तो अब हम यहां पे बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप देख सकते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो हम बोलेंगे, यहां से हमें समझ आया, हेंस रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन concentration of reactant or product with respect to given time period। ठीक है? और इसका सिंबल क्या रहेगा, आगे से हम R स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन में T लेंगे। ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है? और अगर इसके आगे मैं डेल्टा लगा दूं या डी लगा दूं तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसका एलैबोरेट वर्जन 12th में है, फटाफट इसको नोट करें तो हम आगे चलेंगे। मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट इसको नोट करिए। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम आगे चल के एक्टिव मास भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव मास। ठीक है? तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों हम आगे बात कर रहे थे, आगे हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसी को हम एक्टिव मास के बारे में इसी को बोलते हैं। इसी वजह से लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एक ही बात है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, होता क्या है। तो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसी को हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। देखो अभी मैंने वर्ड यूज किया एक्टिव मास, तो ऑब्वियसली ऐसा मास जो एक्टिव फॉर्म में है उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मास, और वही एक्शन में है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब ऐसा मास, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है। और उसी के रिस्पेक्ट में जो लॉ बनाया गया वही क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ कहता क्या है, चलो इसको समझते हैं, आखिर इस लॉ का कहना क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है, the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction is directly, the rate of a chemical reaction is directly proportional to concentration ऑफ रिएक्टेंट। किसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम, रिएक्टेंट की, और कंडीशन क्या लगाएंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कंडीशन लगाएंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के, और आगे चल के हम इस कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या लगाएंगे, एन। एन क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपने देखा होगा जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो बैलेंसिंग के टाइम हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स लगा रहे होते हैं आगे, उन्हीं को हम स्टोशियोमेट्रिक या बैलेंसिंग कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस लॉ का यूज क्या है और इस लॉ से कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आया, अब हम वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन आएगा, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन क्या कहता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय using law of equilibrium और law of mass action। तो अब हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही दो कॉलम बना लेते हैं, और यहां पे स्टार्टिंग से देखिए हम ले लेते हैं, सपोज ए रिएक्शन, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी डबल एरो क्या बना रहा है, सी प्लस डी। अगर आप इसमें नोटिस करें तो ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड और नीचे वाला एरो बैकवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा आगे अगर हम देखें तो हम केस 1 लेते हैं और हम यहां लिखते हैं फॉर कौन सी रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें ए प्लस बी सिंगल एरो क्या बना रहा है, सी प्लस डी। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपने रिएक्टेंट कौन कौन है यहां पे, ए और बी, तो ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर क्या आएगा, स्मॉल बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, आर एफ, कांस्टेंट क्या है, के एफ, ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर क्या है, स्मॉल बी। इसको मैंने एक बॉक्स में बंद किया और इसको क्या मान लिया, 1। अब हम आगे बात करते हैं केस 2। केस 2 क्या है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम रिएक्शन को कौन सा नेचर ले रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होने वाला है,
सेम रिएक्शन हम लिखेंगे बट अब एरो इधर हो जाएगा और ये क्या होगा Cc प्लस डी। अब दोबारा से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is directly proportional to C power C D power D. RB is equal to KB C power C और D power D. इसको 2 मानेंगे। एट इक्विलिब्रियम हम क्या अज्यूम करते हैं, RF is equal to क्या है RB। RF क्या है KF, A की पावर A, B की पावर B, आरबी क्या है केबी, सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब हम के एफ अपॉन में केबी करेंगे जो कि सी पावर सी डी पावर डी अपॉन में ए पावर ए और बी पावर बी हो जाएगा और इसी को आगे चल के हम किस नाम से जानेंगे के सी। अब सवाल ये उठता है ये के सी है क्या। के सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू, सी का मतलब क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली आगे चल के जब हम सिर्फ होमोजीनियस गैसेस के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, होमोजीनियस गैसेस इक्विलिब्रियम, तब हम वहां पे केसी की जगह क्या यूज करेंगे केपी। तो आप समझ रहे होंगे, मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। केसी का ये एक्सप्रेशन था। अब हम इस पे यूनिट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो कैलकुलेशन फॉर यूनिट ऑफ के सी। तो अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं ए ए प्लस बी बी, क्या बना रहा था सी सी प्लस डी डी। तो हमेशा रिएक्शन में हमें क्या निकालना होगा डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल अगर देखा जाए तो स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी और रिएक्टेंट का देखा जाए तो ए प्लस बी। तो जब भी आप यूनिट निकालोगे यूनिट ऑफ के सी, तो यूनिट ऑफ के सी होगी मोल पर लीटर की होल पावर डेल्टा एन। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और इसको अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ से, न्यूमेरिकल्स की हेल्प से अप्लाई करते हैं और 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं एक बारी। लो जी, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप इसे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शंस राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी। क्या है रिएक्शन, मान लीजिए पहला है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यूनिट के साथ कर लेंगे। तो केसी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा HI स्क्वायर H2 की पावर 1 और I2 की पावर भी क्या है 1। और इसकी अगर मैं यूनिट निकालता तो मोल पर लीटर की पावर, यहां पे पहले ही डेल्टा एन निकाल लो, प्रोडक्ट का मोल 2 है और ये रिएक्टेंट का कुछ नहीं है तो 1 1 माना जाता है। तो यहां पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से केसी की यूनिट आ गई, यूनिट क्या है पावर क्या आ गई 0। तो ये यूनिट लेस हो गया। क्या हो गया ये यूनिट लेस। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, यूनिट लेस है। यूनिट लेस कैसे है बेटा, इसको और सॉल्व करें तो केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेम एक्सप्रेशन HI स्क्वायर H2 की पावर 1 और I2 की पावर भी क्या है 1। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सपोज N2 प्लस 3H2 क्या दे रहा है 2NH3 और आपसे कहता है जी इसमें Kc का एक्सप्रेशन निकालो। तो बेटा Kc इसमें क्या हो जाएगा NH3 का स्क्वायर N2 पावर 1 और H2 की पावर क्या है 3, यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। तो पहले काम करते हैं ना, डेल्टा एन यहां निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। प्रोडक्ट का मोल कितना है 2 और रिएक्टेंट का 1 + 3, तो क्या आ गया मोल पर लीटर की पावर -2। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करता तो यहां लिख देते हैं Kc इज इक्वल टू क्या आता अगेन NH3 का स्क्वायर N2 की पावर 1 H2 की पावर 3 मोल की पावर -2 और लीटर की पावर क्या है 2। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल सही Kc का एक्सप्रेशन। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें
आपको केसी का एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको क्या निकालना होगा, उसमें रिएक्शन बतानी होगी। चलो अब क्वेश्चन क्या है, राइट रिएक्शन इफ, पहला पोर्शन केसी आपको गिवन है H2O पावर 2, H2 पावर 2 और O2 पावर 1। अब आपको रिएक्शन बतानी है, कैसे बताओगे, ये प्रोडक्ट ले लोगे 2H2O, डबल एरो बना दोगे, इसको रिएक्टेंट मान लोगे 2H2 प्लस O2। चलो दूसरा दे रहा हूं मैं, इसमें मैं एक्सप्रेशन के बाद थोड़ा सा टाइम दूंगा जिससे आप पॉज ले पाए। मान लीजिए केसी क्या है आपका N2O5 पावर 2, N2 की पावर 2 और O2 की पावर 5। मैं साइड हो रहा हूं 2 मिनट के लिए जिससे कि आप, चलिए अब हम इसमें अगर रिएक्शन में आंसर बनाएं तो कैसे बनता, इसको आप प्रोडक्ट बना देंगे 2N2O5, यहां डबल एरो, इसको रिएक्टेंट बना देंगे जो कि क्या होगा 2N2 प्लस 5 का O2। कितना आसान है ये ना। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपको डेटाबेस गिवन होगा और आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 3B गिव्स 2C, कैलकुलेट Kc if at equilibrium concentration of A given है 10m, concentration of B given है 5m और concentration of C given है 20m। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे, 2A प्लस 3B गिव्स 2C, Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, C का स्क्वायर, A का स्क्वायर और B का क्या है क्यूब। C का स्क्वायर क्या है 20 इंटू 20, A का स्क्वायर क्या है 10 इंटू 10 और B कितना है क्यूब, तो 5 इंटू 5। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये देखिए कट गया, तो ये आ गया 4 अपॉन में 125। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहां पे भी इसको छोड़ सकते हैं। बोलिए ठीक है। यूनिट बताएं तो क्या होगी, मोल पर लीटर। डेल्टा एन अगर आपने पहले निकाल लिया होता तो 2 माइनस 2 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा -3, तो यूनिट -3। तो इसे सॉल्व कर लेना, 4 अपॉन में 125 मोल -3 और लीटर की पावर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इन असाइनमेंट करने वाले हैं। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक क्वेश्चन और कराना है। क्वेश्चन क्या है, फॉर दी रिएक्शन क्या है 2H2 H2 प्लस I2 लेते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इफ वी हैव 2 मोल H2, 3 मोल I2 and 10 mole HI in 5 liter container, then calculate Kc। अब कैसे करेंगे, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर आप निकालते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 तो क्या करते, 2 मोल है और 5 लीटर कंटेनर है तो 0.4 m, m मतलब मोल पर लीटर ही होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 निकालते तो कितना आता, 3 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया 0.6 m। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI निकालते तो बेटा कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5 तो ये कितना आता 2m। अब हमें निकालना क्या है Kc, तो Kc क्या होगा, HI का स्क्वायर, H2 पावर 1 और I2 की पावर भी क्या है 1। तो अगर आपसे कहें निकालिए तो 2 इंटू 2 और H2 कितना है 0.4 और I2 कितना है बेटा 0.6। तो आप देख सकते हो 10 10 2 2 जा 4 इंटू 100 अपॉन में 4 इंटू 6, ये कट गया, 2 3 जा और ये, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18
16.67, लेकिन यूनिट होगी नहीं, ये क्या होगा, यूनिट लेस। तो आप देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसका एडवांस वर्जन केपी, फिर केपी केसी में रिलेशन, रिएक्शन क्वेश्चन, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और इसमें एक्स वाले क्वेश्चन की इतना परसेंट डिसोसिएशन हो गया। ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे और इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है, और मैं आपको अगली वीडियो में बाकी कंटेंट देता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।